नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। नाउ इस टॉपिक को मैं पिछले काफ़ी महीनों से रेगुलरली डिस्कस कर रहा था। आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट वीडियो में करीब 3 लाख लोगों ने इसको देखा। उसके बाद केंद्र सरकार किस तरीके से आरबीआई से उसका सरप्लस पैसा मांग रही है, काफ़ी मैंने इसको कवर किया और ऐसा लग रहा है कि फाइनली इस पूरी सीरीज का फिनाले आ चुका है विद उर्जित पटेल्स रेजिग्नेशन। तो बात करेंगे इस वीडियो में रेजिग्नेशन क्यों हुई, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किसने क्या कहा। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं studyIQ.com पे। आपको जाना है studyIQ.com पर या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑफिशियल हो चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल, या मैं कहूँ फॉर्मर गवर्नर हैं इस वक्त, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और ये इनकी स्टेटमेंट है। जब ये गवर्नर थे, इन्होंने रेजिग्नेशन देते वक्त ये स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा है कि ऑन दी अकाउंट ऑफ पर्सनल रीजन, मेरे पर्सनल रीजन है। यहाँ पर रेजिग्नेशन के लेटर में ये नहीं लिखा कि मुझ पर कोई प्रेशर था या कुछ और चीज़ थी, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पर्सनल रीजन है, इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिज़ाइन करूँगा। और सबको थैंक यू बोला है, आरबीआई के स्टाफ को, बाकी मैनेजमेंट को, और ये कहा है कि आरबीआई के फ्यूचर के लिए मैं अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ। अब पहले कुछ मीडिया में स्पेकुलेशन आ रही थी, जब इनिशियली ये रिपोर्ट सामने आई तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि सरकार ये रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर देगी, मगर फिर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और ये कहा कि डॉक्टर उर्जित पटेल इज ए थोरो प्रोफेशनल विद इम्पेकेबल इंटेग्रिटी। और बेसिकली यहाँ पर ये कहा कि ही लीव्स बिहाइंड हिम अ ग्रेट लेगेसी, वी विल मिस हिम। तो जब वी विल मिस हिम कह दिया तो मतलब कि सरकार की तरफ से भी कुछ उनको रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। ही इज़ रिजाइनिंग और बिल्कुल वो अब आरबीआई के गवर्नर नहीं रहेंगे। अब रेजिग्नेशन पर जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, उसकी अगर हम बात करें तो हर तरफ से नेगेटिव प्रतिक्रिया ही आ रही है। और जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वेरियस और पार्टीज़, वो इस वक्त सरकार की आलोचना कर रही हैं। ममता बनर्जी जी ने यह कहा है कि सारी पार्टीज़ को इकट्ठा होना होगा, प्रेसिडेंट से बात करनी होगी कि देश में क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि सिंस आरबीआई गवर्नर पे काफ़ी प्रेशर बन रहा था, तो प्रेशर के चलते उन्होंने ये रिज़ाइन किया है। जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उर्जित पटेल जी से पहले जो आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो रेजिग्नेशन है आरबीआई गवर्नर द्वारा, ये एक मैटर है ऑफ ग्रेट कंसर्न, मतलब कि काफ़ी चिंतित होना चाहिए पूरे देश को कि आरबीआई का गवर्नर इस तरीके से अचानक से रिजाइन कर रहा है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि उनके रेजिग्नेशन को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करिए कि ये एक सिविल सर्वेंट का प्रोटेस्ट है। उन्हें जो चीज़ें हो रही थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसी के चलते उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए रिजाइन कर दिया। अजीब कि टिपिकली वैसे एक आरबीआई गवर्नर की टर्म होती है 3 साल की, मगर सरकार इसको एक्सटेंड करके 5 साल तक की भी कर सकती है। ठीक है, तो वैसे ही इनकी टर्म, जो ऑफिशियल टर्म होती है, वो कंप्लीट होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने टेक ओवर किया था रघुराम राजन से 2016 में। 2016 में उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर बने थे और बिल्कुल 2019 के शुरू होने से पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उर्जित पटेल, जिनकी उम्र है 55, ये आरबीआई के 24वें गवर्नर थे, रघुराम राजन 23वें थे। और उर्जित पटेल ने रिज़ाइन करके एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे बनाया है। पिछले 2 दशकों में आप देखो तो किसी भी गवर्नर का इतना छोटा टेन्योर नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दशकों में किसी भी आरबीआई के गवर्नर ने रिज़ाइन नहीं किया था। काफ़ी बड़ी बात है। अगेन अब ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, आरबीआई के गवर्नर ऐसा क्यों करना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो उन्होंने लेटर में कहा है कि मेरे पर्सनल रीज़न है, ठीक है। और ज़्यादातर जब कोई बहुत ही हाई रैंक्ड ब्यूरोक्रेट रिज़ाइन करता है तो बहुत ही कम दिखता है कि वो चिट्ठी में लिखे कि मुझे तंग कर रहे थे या कुछ ऐसे था। वो वहाँ पे ये लिखते हैं कि मेरे पर्सनल रीज़न थे, ठीक है। वैसे आप अगर देखें, पिछले कई महीनों से रेगुलरली ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि बहुत से इश्यूज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइमरीली फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनको लीड करते हैं अरुण जेटली जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, और आरबीआई के गवर्नर, या मैं कहूँ फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल जी के बीच में टसल चल रही थी। पहला इशू था नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेकर। बहुत से बैंक है, आपको पता होगा, सरकारी बैंक, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोन दे दिए, वापस नहीं आ रहे। तो उसको लेकर मिनिस्ट्री आरबीआई को ब्लेम कर रही थी कि इन्होंने ढंग से रेगुलेट किया नहीं। आरबीआई ने कहा ये हमारी गलती नहीं है। फिर एक चीज़ है पीसीए फ्रेमवर्क, ये मैं वैसे पुरानी वीडियोस में समझा चुका हूँ, यहाँ पे आपको एक ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ। देखो, पीसीए फ्रेमवर्क होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क।
अगर कोई बैंक है जिसके पास मान लो उसके पास करीब 1 लाख रुपए थे, मान लो उसमें से उसने 30,000 लोन दे दिए और सिर्फ 10,000 वापस आए हैं, 20,000 उसके अटक गए हैं, कहीं पे वापस नहीं आ रहे वो पैसे, तो आरबीआई क्या कर सकता है कि उस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल सकता है। उसके बाद वो बैंक बाकी जो और प्राइवेट कंपनीज हैं उनको लोन नहीं दे पाएगा, सिर्फ सरकारी कंपनीज को दे पाएगा। तो आरबीआई ने आज के टाइम में 11 बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क में डाल रखा है। भारत सरकार को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि जब एक बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में आता है तो वो प्राइवेट कंपनीज को उधार नहीं दे पाता, मार्केट में पैसा मतलब कि इकोनॉमी में पैसा कम होता है, लिक्विडिटी की कमी आती है, उससे ग्रोथ कम हो सकती है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा था कि पीसीए फ्रेमवर्क से कुछ बैंक्स को निकाल दो, मगर आरबीआई ने कहा कि रूल्स होते हैं। आप अगर अपनी तरफ से इन बैंक्स को कोई बेल आउट पैकेज देते हैं, पैसे प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम कर सकते हैं, एक तरीके से उनके जो लोन जो एनपीए हैं उसकी भरपाई हो जाएगी। मगर इस स्थिति में हम बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क से नहीं निकालेंगे। फिर सेक्शन 7 के बारे में आपने सुना ही होगा। आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 7 का मेंशन है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो लिटरली आरबीआई को बता सकती है कि उनको क्या करना है और ऑर्डर कर सकती है आरबीआई को। कहा जाता है कि आरबीआई ऑटोनॉमस है, मगर आप अगर सेक्शन 7 को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आरबीआई असल में ऑटोनॉमस नहीं है। फिर एक काफ़ी बड़ा इशू था आरबीआई के सरप्लस फंड्स को लेकर। आरबीआई के पास सरप्लस में अगर हम कैश की बात करें 10 लाख करोड़ के आसपास पड़े हैं। अब मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा था कि इसमें से भारत सरकार को करीब 3.6 लाख करोड़ चाहिए। बाद में ये फिगर चेंज हो गई कि 1 लाख करोड़ चाहिए। तो इस पर अरुण जेटली जी ने भी कहा कि कम से कम आने वाले बजट तक सरकार को पैसे की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि उसके बाद आवश्यकता पड़ सकती है। और उर्जित पटेल जी ने भी काफ़ी बार ये कहा था कि जो सरप्लस है, जो बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश होता है, वो ज़रूरी होता है। कल को अगर इमरजेंसी आ जाती है, कुछ ग्लोबल आज के टाइम में जो ट्रेड वॉर चल रही है वहाँ पे कोई इकोनॉमिक संकट आ जाता है, तो ऐसे टाइम में कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई के पास हमेशा रिजर्व होना चाहिए। इस बात को लेकर भी सरकार और आरबीआई के बीच में काफ़ी इशू था। सरकार चाहती थी कि आरबीआई के पास जो सरप्लस फंड्स पड़े हैं, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में वो पैसा लगा पाए। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या हो सकता है इकोनॉमी पर? देखिए, इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। पहली बात तो जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे आप फॉल देख सकते हैं, हो सकता है ऐसा। ज़्यादातर देखा गया है कि जब ऐसा कोई सडन इवेंट होता है तो फॉल आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, जो एफआईआईज़ हैं, वो यहाँ पर अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर वो डर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने रिज़ाइन कर दिया और उनसे पहले जो गवर्नर थे रघुराम राजन, वो ये कहते हैं कि उर्जित पटेल पर प्रेशर डाला गया इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे देश में वो भी रुक सकती हैं। ओवरऑल ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी एक ख़राब पिक्चर प्रेजेंट करता है। चाहे नंबर्स कुछ कहते हो, डेटा कुछ भी हो, मगर जब सेंट्रल बैंक का गवर्नर रिज़ाइन करता है तो उससे कंट्री की बहुत ही अच्छी इमेज अराउंड द वर्ल्ड नहीं पहुंचती। उसके अलावा अब एक क्वेश्चन आता है कि अगले आरबीआई गवर्नर, देखो जो आरबीआई एक्ट है 1934, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर बाय इन्फर्मिटी और अदरवाइज is rendered incapable of executing his duties or is absent on leave or otherwise in circumstances not involving the vacation of his appointment। अगर मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं आरबीआई के जो गवर्नर है या डेप्यूटी गवर्नर है वो हट जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो किसी भी और व्यक्ति को आरबीआई की गवर्नर की पोस्ट पर बिठा सकते हैं। तो अभी के लिए देखो आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से एक को यहाँ पर बिठाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूँ मैं, इसके बारे में कुछ पक्का तो कह नहीं सकता। तो जो 4 डेप्यूटी गवर्नर इस वक्त आरबीआई में हैं, उनमें से एक है एनएस विश्वनाथन, फिर है विराल आचार्य, फिर बीपी कनुंगो और एमके जैन। तो इनमें से एक मोस्ट प्रोबेबली अगला आरबीआई का गवर्नर बनेगा, या फिर सरकार इनमें से हटके किसी और व्यक्ति को भी गवर्नर बना सकती है। तो देखते हैं इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है और किस तरीके से उर्जित पटेल के मूव से इंडियन इकोनॉमी और भारत सरकार पर भी प्रेशर बढ़ता है। For the time being, this is the analysis of the current situation. Thanks for listening, and as always, God bless you all.